हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका सी-टेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त को होने वाला है। ऑफलाइन पेपर होगा आपका, ये भी आप जानते होंगे, और 30 से 35 दिन आपके पास हैं। और शायद आपने अब तक प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कर लिए होंगे सभी। आज हम जिस पेपर को सोल्व करने वाले हैं, ये आपका 2018 में दिसंबर में आपका पेपर हुआ था वही, और CDP के जो 30 क्वेश्चन होते हैं वही हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे किसको छोड़कर? समाजीकरण, ट्यूशन को छोड़कर। यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है, ट्यूशन को छोड़कर। बाकी सबसे बच्चा जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करता है, चाहे वो समाजीकरण की बात करें, संस्कृति या मीडिया। ओके, हम बहुत जल्दी में ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप 1.5-2 घंटे की वीडियो देखो, ठीक है। जितना जल्दी होगा और जितना एक्यूरेट हम डिस्कस कर पाएँ इन पेपर को, वही आपके लिए बेनिफिशियल है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से एक ये है कि जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं ना, ये आपने पढ़े होंगे बीएड में, मैंने ये पूरा एक चैप्टर होता है आपका, उसमें आपने पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड ही आपसे पूछा गया है, ठीक है। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, वे मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एकाधिक बुद्धिमानी, ये आप इंग्लिश का वर्जन देख लिया करें यहाँ पे, ठीक है। CDP में आप कोशिश करना इंग्लिश सेक्शन में ही आप अपना पेपर अटैम्प्ट करें, ओके। हिंदी में ना कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं आपकी समझ में भी नहीं आएंगे, और एक वर्ड का इतना मीनिंग होते हैं तो थोड़ा घूम जाओगे आप उसमें। तो द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स। ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है आपका, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ये मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया किसने? हावर्ड गार्डनर ने, ठीक है। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये भी आपको पढ़ना है। एक पूरा टॉपिक है आपका, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से पक्का है कि आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? नहीं, ये नहीं है ना, ये आपका क्वेश्चन गलत करा देगा। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो आप आंसर सही से टिक नहीं कर पाओगे, ठीक है। जल्दी होती है एग्ज़ाम में, सब जानते हैं, तो इसलिए आप इसको अंडरलाइन कर लेना। अब तो वैसे भी पेपर ऑफलाइन होना है। तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। पूछा क्या गया है? सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है प्रक्रिया, अभिन्न अंग। तो अभिन्न अंग तो है, बिल्कुल सही है। ये विभिन्न शिक्षा बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, ये भी कह सकते हैं। ये बच्चों को धीमे, खराब, बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये बच्चे को चिन्हित नहीं करता कि अच्छे, धीमा, खराब, इस तरीके से, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है, क्या हो सकता है? अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, उनका उपयोग करता है। उनकी भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। बच्चों की उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत भी नहीं करना बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर, ये नेगेटिव है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, ये उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। कक्षा में सृजनात्मकता और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उन्हें
अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, ऐसा माहौल बनाएं क्लास का कि वो उसमें अच्छे से सीख सके अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, जितनी भी उसमें प्रतिभा है, उसमें क्रिएटिविटी है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा माहौल बनाए कि बच्चा उसमें सीख सके। ओके। अति संवेदनशील बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है ना, नहीं है। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश हो सकता है, उनके दैनिक पाठ्यक्रम में शारीरिक, ये भी तो अच्छी बात है। बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, ये गलत है, और हमसे पूछा ही गलत गया है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो अलग अलग सोच वाले पैटर्न, तो ये करते हैं क्रिएटिव बच्चे की पहचान। सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता? ये तो अगेन देखो आप नहीं करता है। ये नहीं के क्वेश्चन ना इस बार भी आपको एग्ज़ाम में काफ़ी देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम में नहीं का ऑप्शन आता है कि इन तीन में से कौन सा सही नहीं है वो छांटिए, या इस तरीके से आएगा मतलब। ओके। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना, सरल उत्तरों वाले प्रश्न पूछना, आस्क क्वेश्चन विद कन्वर्जेंट आंसर, नहीं कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट। बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग को हमने बच्चे में डेवलप करनी है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत है, और हमसे पूछा भी गलत ही गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग यहाँ पे संवेग यानी कि इमोशन, तो आप पढ़ के देख लो कौन सा इमोशन। फियर, जाहिर सी बात है इमोशन है। फियर, लव, हेट, ये सब इमोशन में आते हैं ना। और ये जो कॉन्सेप्ट दिया है इसका, तो मैकडूगल ने ना 14 प्रकार के इमोशंस बताए हैं। उसमें फियर है, हेट है, फियर हो गया, हेट हो गया, मतलब जो मैकडूगल है उन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। डर, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, प्रतिभाव, आमोद, ये सब क्या है? ये आपके इमोशन है। ठीक है, और इन्हें बताया किसने है? मैकडूगल ने। और कितने इमोशन बताए? 14 इमोशन बताए, ये याद रखना आप। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो गया। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। मतलब वो बच्चा दूध लेने गया, उसने देखा कि दूध तो मशीन से आ रहा है। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा दुकान पे गया, उसने देखा दूध मशीन से आ रहा है, तो उसने सोचा दूध तो ऐसे ही बनता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराव, ये रिकॉल, ये सब नेगेटिव है। आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सही, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर पक्का सही है। मतलब क्लासरूम ऐसा बनाए जिसमें बच्चा सीख सके अपनी एक एबिलिटी के अकॉर्डिंग। सिर्फ टीचर का अब क्या रोल है? टीचर ना सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह समझा जाता है, डिटेक्टर नहीं, फैसिलिटेटर। ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध कराए कि बच्चा उसमें आसानी से सीख सके। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। विद्यापक मतलब टेक्स्ट बुक से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? हमसे ये पूछा है। द प्रोवाइड गाइडेंस टू टीचर एंड पेरेंट्स अबाउट द कोर्स, द फॉर्म ऑफ द एसेंशियल, they are one of the resource and reference materials available in the class.
फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। दे आर वन ऑफ द रिसोर्स हैं ये, मतलब एक संसाधन है अनेक संसाधनों में से, सिर्फ एक यही संसाधन है ऐसा नहीं है, ये गलत है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही है आपका यहाँ पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ, मतलब इसने ये किस उस पर आधारित है, किस सोच पर आधारित है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट पे अप्रोच पर आधारित है NCF 2005, तो सब जानते हैं। और NCF से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे, तो आप अच्छे से NCF से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके जाना। ओके, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इससे रिलेटेड आपको इतने टीचर मिलेंगे कि NCF से ये तो आप जो भी अच्छा लगे आपको उनसे आप वहाँ से इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ओके, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहन स्कूल आते हैं। नहीं, जब वे शिक्षक के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, थर्ड ऑप्शन। ओके, थर्ड ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? सबसे अधिक उपयुक्त हमसे पूछा है, तो शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थिति पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मतलब एजुकेशन को ना वास्तविक जीवन से जोड़ना है बच्चे की। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो वह करता है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुशासन, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बारे में सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों पर निर्भर नहीं, ये तो विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये तो सही है। निरंतर अभ्यास, पियाजे निरंतर अभ्यास की बात नहीं करते। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे आपका। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व सक्रिय प्री ऑपरेशनल स्टेज की सीमा नहीं है? तो यह है डेवलपमेंट ऑफ द सिम्बॉलिक थॉट। सिम्बॉलिक थॉट आ जाता है आपका सेंसरी मोटर में ही, तो ये सेंसरी मोटर की क्वालिटी है। और ईगोसेंट्रिसिज्म, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट, टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, ये सब प्री ऑपरेशनल के जो भी लैक है ना, कमी, वो प्री ऑपरेशनल में आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा के बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं, शरीर निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बेस्ट है वो हमसे पूछा है। ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है, इससे ज़्यादा बेस्ट शायद और भी होंगे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? तो यह है, मतलब ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें बच्चा ज़्यादा सोचेगा, डीप में जाएगा सोच में, मतलब सही जवाब क्या है ये तो सिंपली बच्चा बता देगा, ये या तो है या नहीं है। क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीक़ों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? विभिन्न तरीके आ गए ना, ये मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है कि एक सिचुएशन को कई तरीक़ों से सॉल्व करना। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना। फोर्थ ऑप्शन लर्निंग बाय डूइंग। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ये है ही मैं कि बच्चे करके सीखते हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर हैं, सहयोग से सीखते हैं, ये सब प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, ये तो गलत है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ओके, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। फोर्थ ऑप्शन। ठीक है,
कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इन्होंने 6 स्टेजेस बताई हैं और 3 लेवल बताए हैं। और इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था ग्लीगर ने, जो इन्हीं की शिष्य थी। किस बेस पे किया था कि उन्होंने जेंडर वाइज बताया इनकी थ्योरी को। सिर्फ इन्होंने मेल सैंपल लिए थे, फीमेल सैंपल नहीं लिए थे, इसलिए जो ग्लीगन थी उन्होंने इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था। ओके, ये भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, यानी कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। उस सीखने के बिंदु जब सहयोग नहीं, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ये हमने डिस्कस किए हैं 30 क्वेश्चन CDP के, जो 2018 में आपका दिसंबर में पेपर हुआ था CTET का, वही हमने आज डिस्कस किया है। आई होप आप समझ पाए होंगे। और ऐसे ही अपने अब तक अगर प्रीवियस ईयर के पेपर जो सॉल्व नहीं किए हैं, आप उन्हें पहले अच्छे से सॉल्व कीजिए, उससे आपको पेपर के लेवल का अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी पेपर हुए ना वो सब सॉल्व कर दीजिए। 16 तक तो आप सभी पेपर सॉल्व कर दीजिए। और जो लास्ट ईयर पेपर हुए थे ना वे CTET के ऑनलाइन हुए थे, वे भी CBSE ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आप उनको वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उनको 1 by 1 सॉल्व कीजिए, उससे आपका 60% पेपर वहीं से हल हो जाएगा। ओके, तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।